हेलो दोस्तों, मूवी रिकैप्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं 2025 की हॉरर स्लैशर फिल्मों में से एक, जिसका टाइटल फियर स्ट्रीट का रिकैप करने जा रहा हूं। कहानी में जाने से पहले मैं सभी को एक खुशहाल और शानदार दिन की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे कहानी पर आते हैं। ये फिल्म 1998 में खुलती है, जहां पर हम कहानी के मुख्य पात्र लॉरी ग्रेंजर से मिलते हैं, जो शेडी साइड नामक एक छोटे से शहर में रहती है और लोकल हाई स्कूल में पढ़ती है। वो बताती हैं कि शहर बदनाम है और यहाँ ऐसा कुछ होता है जो लोगों को पागल कर देता है। बहरहाल उसकी वाइस प्रिंसिपल डोलोरेस शहर की छवि को फिर से ठीक करने की कोशिश कर रही है। वो इस उम्मीद में एक प्रॉम इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है। वो चाहती है कि ये इवेंट लोगों को शहर को खून खराबे के साथ जोड़ना बंद करने में मदद करेगा। लॉरी भी प्रॉम क्वीन की पार्टिसिपेट कर रही है और पहले नंबर पर टिफनी फॉल्कनर है, जो वुल्फ पैक नाम के बदमाश लड़कियों की ग्रुप का नेता है। अगली क्रिस्टी नाम की एक और लड़की है, जो एक गांजे की डीलर है और एक विद्रोही है। इसके बाद वुल्फ पैक ग्रुप के सदस्य हैं लिंडा, डेबी और मेलिसा, जो मूल रूप से टिफनी के चमचे हैं। अंतिम प्रतियोगी हमारी हीरोइन लॉरी है, जो इन लड़कियों में सबसे कम फेमस है। लॉरी स्टोनर की सबसे अच्छी दोस्त है मेगन, जिसे प्रॉम की परवाह नहीं है, लेकिन वो लॉरी को सपोर्ट करती है। बाद में हम उन सभी को क्लास में देखते हैं और उनके टीचर डैन लॉरी से पूछते हैं कि वो भविष्य में क्या बनना चाहती हैं। मेगन कहती हैं कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त लॉरी एक लेखक बनना चाहती है, लेकिन बाकी के बच्चे लॉरी का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है और उस घटना का जिक्र करता है जब लॉरी की माँ ने उसके पिता को चाकू मारा था। मेगन जोर देकर कहती है कि ये सच नहीं है, लेकिन मतलबी लड़कियां नहीं रुकती हैं और लॉरी का मजाक उड़ाती रहती हैं। ग्रुप से तंग आकर मेगन अचानक एक लीवर निकालती है, जिसे देखकर क्लास के बच्चे डर जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक शरारत निकलती है। हालांकि स्टूडेंट्स मस्ती कर रहे हैं, लेकिन क्लास टीचर डैन गुस्से में है और मेगन को तुरंत वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस जाने का ऑर्डर देता है। इसके बाद शाम को हम लॉरी को एक लोकल रेस्टोरेंट में एक वेट्रेस के रूप में काम करते हुए देखते हैं, जहां वुल्फ पैक गैंग की लड़कियां भी आती हैं। हम देखते हैं कि टिफनी का बॉयफ्रेंड टाइलर लॉरी को घूरता है और लॉरी भी उसे देखती रहती है। स्थिति काफी असहज हो जाती है, क्योंकि टिफनी फिर से उसका अपमान करना शुरू कर देती है। कुछ घंटे बाद जब लॉरी रेस्टोरेंट बंद करने वाली होती है, टाइलर लौटता है, क्योंकि वो अपनी जैकेट भूल गया था। टाइलर लॉरी से थोड़ी देर बात करता है और वो उसे बताता है कि ये अच्छा है कि वो एक लेखक बनना चाहती है। वो अपने बारे में बताता है कि उसके सपने बड़े हैं, लेकिन फिर भी वो हारे हुए इंसान की तरह अपने आप को देखा है, क्योंकि उसके माता पिता और टिफनी का मानना नहीं है कि वो जीवन में कुछ भी करने में सक्षम है। इसके बाद सीन टिफिन के घर में शिफ्ट हो जाता है। टिफनी अपनी प्रॉम ड्रेस पहनती है, जबकि उसकी माँ नैन्सी इस बात की तारीफ करती है कि वो कितनी सुंदर दिखती है। इसके अलावा डैन, जो शिक्षक है, टिफनी के पिता निकलते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्रिस्टी दूसरे शहर के कुछ छात्रों को नशीली वस्तु बेच रही है। उनके जाने के बाद वो खाली सड़क पर अकेले ही घर की ओर चलने लगती है। क्रिस्टी अचानक पास में आवाजें सुनती है और पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं है। यहाँ हम उसके पीछे लाल रंग के कपड़े पहने एक नकाबपोश आदमी को देखते हैं, जो एक कुल्हाड़ी पकड़े हुए है और उसकी ओर बढ़ रहा है। इससे पहले कि क्रिस्टी उसे नोटिस कर पाती, आदमी उसके कंधे पर जोर से वार करता है। वो खूनी से अपने आप को छोड़ने के लिए प्रार्थना करती है, लेकिन हत्यारा कोई दया नहीं दिखाता और एक घातक प्रहार करता है और क्रिस्टी को मार डालता है। अगले दिन क्रिस्टी प्रोम प्रैक्टिस के लिए नहीं आती है, जिस वजह से उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। अब इससे केवल वुल्फ पैक गैंग की लड़कियां और लॉरी ही शेष प्रोम क्वीन दावेदार रह जाते हैं। इस बीच हत्यारे को स्कूल की ईयरबुक पलटते हुए दिखाया जाता है, जो प्रोम उम्मीदवारों को स्कैन कर रहा है। वो इसमें से क्रिस्टी की तस्वीर काट देता है और उसके बूट्स आग में फेंक देता है। अगली शाम को आखिरकार प्रोम नाइट है और हम देखते हैं कि टिफनी खूबसूरती से तैयार हो रही है। टिफिन की मां नैन्सी उसे बताती है कि उस रात चाहे जो भी हो, उसे उस पर बहुत गर्व है। हालांकि वो इस बात पर भी जोर देती है कि टिफनी को लॉरी से हारने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये शर्म की बात होगी। दूसरी ओर लॉरी भी खूबसूरती से तैयार होती है और उसकी माँ रोजमेरी उसकी तारीफ भी करती है। वो लॉरी से माफी भी मांगती है, क्योंकि लॉरी को अपने पिता की मृत्यु की भयानक कहानी का बोझ उठाना पड़ा था। कुछ समय बाद स्टूडेंट्स आखिरकार प्रोम के लिए पहुंचते हैं और लॉरी मेगन के साथ अपनी डेट के रूप में प्रकट होती है। ये कार्यक्रम शुरू होता है और प्रिंसिपल डोलोरेस भीड़ का वेलकम करती है। उन्हें उस उम्मीदवार को चुनने का रिक्वेस्ट करती है जो वास्तव में स्कूल के मूल्यों का प्रतीक है।
फिर वो सभी प्रोम किंग और क्वीन उम्मीदवारों को स्टेज पर आने के लिए इनवाइट करती है। ये सुनने पर मेल उम्मीदवार और लॉरी मंच पर चढ़ते हैं, लेकिन अन्य लड़कियां कहीं दिखाई नहीं देती हैं। जैसे ही वो अपना परिचय देने वाले होते हैं, वुल्फ पैक गैंग अचानक स्विमसूट में दिखाई देता है और अजीब डांस करना शुरू कर देता है। इससे बेचारी लोरी असहज हो जाती है और वो स्टेज से उतरने की कोशिश करती है, लेकिन वे उसका रास्ता रोकते हैं और उसे अपमानित और गिल्टी महसूस कराते हैं। लड़कियां कपड़े बदलने जाती हैं और हम जल्द ही लिंडा और उसके प्रेमी को स्टोर रूम में उसके फ्लायर्स लेने आते हुए देखते हैं। वे उसके फ्लायर्स को पकड़े हुए और उन पर मूंछें पेंट किए हुए पाते हैं। इससे लिंडा बहुत गुस्सा हो जाती है और वो उससे प्रैंक करने वाले का सामना करने के लिए निकल जाती है, लेकिन उसके जाने के तुरंत बाद उसका बॉयफ्रेंड डर जाता है जब वो कुछ दूरी पर कुछ आवाज सुनती है। तभी लिंडा लौटती है, लेकिन जब वो अपने गर्लफ्रेंड को देखते हैं तो दंग रह जाती है। उसे बड़े ही बेरहमी से चाकू मारा गया था और उसकी आंतें बाहर आ रही हैं। लिंडा मृत होकर गिर जाती है और उसके पीछे लाल चुंगा पहने हत्यारा खड़ा है। घबराया हुआ बॉयफ्रेंड भागने की कोशिश करता है, लेकिन हत्यारा पेपर कटर से उसके दोनों हाथों को काट देता है। वो किसी तरह दरवाजे तक घसीटता है, लेकिन बिना हाथ के ताले नहीं खोल सकता। इसके बाद पार्टी का दृश्य दिखाया जाता है, जहां लोरी से प्रिंसिपल संपर्क करते हैं, जो उसे सूचित करता है कि उसके लिए स्कूल के बाहर एक डिलीवरी आई है। वहीं दूसरी ओर डेबी और उसका बॉयफ्रेंड कुछ निजी समय बिताने के लिए स्कूल के बेसमेंट जाते हैं। वो उसे एक सुंदर हार देता है जो उसने अपनी माँ से चुराया था, जिससे वो वास्तव में खुश हो जाती है। इस बीच लोरी फ्रेंड डोर पर पहुंचती है, जहां एक डिलीवरी वाला उसे एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजा गया गुलदस्ता देता है। फूलों के साथ एक नोट आता है जिसमें लिखा है, आशा है कि आपका दम नहीं टूटेगा, जिससे वो बहुत भ्रमित हो जाती है। फिर सीन बेसमेंट में लौटता है, जहां डेबी और उसका बॉयफ्रेंड किस शुरू करते हैं। ठीक उसी समय उन्हें अजीब शोर सुनाई देता है। फिर कातिल दिखाई देता है और एक भनभनाती आरी से प्रेमी के चेहरे पर वार करता है। डेबी इतनी जोर से चीखती है कि मैगन भी उसे ऊपर सुन सकती है, लेकिन मैगन इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचती है और प्रॉम हॉल की ओर जाती है। इस बीच डेबी भागने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से फिसल जाती है और एक बिजली के आउटलेट में गिर जाती है, जिससे दुखद रूप से खुद को बिजली का झटका लगता है। वहीं दूसरी ओर लॉरी गलियारे में घूम रही है। तभी टिफनी आती है और उसे जलन होती है कि किसी ने उसे फूल भेजे हैं। टिफनी लॉरी का अपमान करना शुरू कर देती है और जल्द ही मेलिसा भी आ जाती है। टिफनी फिर क्रूरता से लॉरी की मां को लाती है, दावा करती है कि वह हाई स्कूल में एक लड़के के प्यार में पड़ गई और प्रेग्नेंट हो गई, और जब उसने उससे शादी करने से इनकार कर दिया तो वह पागल हो गई और प्रॉम नाइट को उसे चाकू मार दिया, लेकिन पुलिस से साबित नहीं कर सके। सब जानते थे कि उसने ये किया और बच्चा कोई और नहीं बल्कि लॉरी है। टिफिन के शब्दों में लॉरी को बहुत निराश किया और वह बिना कुछ कहे चली गई। यहाँ तक कि मेलिसा भी टिफनी से निराश है और उसे इन्फॉर्म करती है कि वह इस बार बहुत दूर चली गई। अगले सीन में डेबी का चांदी का हार पावर पैनल में तारों के बीच फंसा हुआ है, जिससे बॉलरूम में रोशनी झिलमिला रही है। प्रिंसिपल तब एक चपरासी को इलेक्ट्रिक पैनल की जांच के लिए बेसमेंट भेजते हैं। इस बीच हम लॉरी को बाथरूम में देखते हैं और उसका मेकअप आंसुओं से खराब हो गया है। मेलिसा लॉरी के पीछे जाती है और उसे एक मेकअप बैग देती है ताकि वह खुद को ठीक कर सके। ज्यादा समय नहीं हुआ कि लॉरी एक नए लुक और नए आत्मविश्वास के साथ पार्टी में लौटती है। मेलिसा उसके पास आती है और उसकी प्रशंसा करती है, लेकिन ईर्ष्यालु टिफनी जल्दी ही वहां पहुंच जाती है। वह अपनी ही दोस्त को अपमानित करना शुरू कर देती है और मांग करती है कि मेलिसा वह प्रॉम ड्रेस लौटा दे जो उसने उधार ली थी। इससे भी बदतर, टिफनी एक ड्रिंक पकड़ती है और इसे मेलिसा के कपड़ों पर डाल देती है। इसके बाद टिफनी और लॉरी एक डांस बैटल शुरू करती है, जिससे हर कोई एक्साइटेड हो जाता है। कुछ देर नाचने के बाद टिफनी के मूव्स खत्म हो जाते हैं और वह अनाड़ीपन से गिरने लगती है, जबकि लॉरी डांस करती रहती है। मीन गर्ल देखती है कि हर कोई लॉरी के लिए चीयर कर रहा है, जिसमें उसका बॉयफ्रेंड भी शामिल है, जिससे उसे अपमानित महसूस होता है। सौभाग्य से टिफनी के समर्थकों में से एक तुरंत संगीत बंद कर देता है ताकि उसे आगे की शर्मिंदगी से बचाया जा सके। वहीं दूसरी ओर मेलिसा लॉकर रूम में है, जब नकाबपोश हत्यारा अचानक प्रकट होता है। वह पहले तो चौंक जाती है, लेकिन जल्द ही मान लेती है कि यह सिर्फ उसे डराने के लिए किसी की शरारत है। हालांकि जिस पल वो एक क्लीवर का खुलासा करता है, उसके चेहरे पर दहशत फैल जाती है और वो अपनी जान बचाने के लिए भागती है। मेलिसा दरवाजे तक पहुंचने का कोशिश करती है, लेकिन यहाँ हम जान पाते हैं कि 2 हत्यारे हैं। और फिर ऐसा होता है, 2 हत्यारे तब उसके बेजान शरीर को घसीटना शुरू करते हैं। जैसे ही प्रॉम हॉल के अंदर वोटिंग प्रक्रिया शुरू होती है, टिफनी टाइलर के पास जाती है और उससे पूरी रात लॉरी को घूरने और उसका मजाक उड़ाने के बारे में झगड़ती है। लेकिन परेशान टाइलर ये साफ कर देता है कि वो अब उसे नहीं चाहता है और उससे ब्रेकअप कर लेता है, जिससे टिफिन बहुत गुस्सा हो जाती है। कहीं दूसरी ओर मैगन एक व्यक्ति के साथ एक बातें कर रही है, तभी एक छात्र अंदर घुस जाता है। वो चिंतित है क्योंकि मेलिसा थोड़ी देर पहले गई थी और अभी तक वापस नहीं आई है।
अचानक मैगन की नज़र लाल कपड़े में हत्यारे पर टिक जाती है। उसका दिल दौड़ता है क्योंकि वो उसे जानने की कोशिश करती है, लेकिन आदमी जल्दी गायब हो जाता है। डरी हुई लड़की प्रॉम हॉल की ओर दौड़ती है और ये देखकर चौंक जाती है कि सभी प्रॉम क्वीन उम्मीदवार और उनके डेट अचानक गायब हो गए हैं, सिवाय टिफनी और लॉरी के। इस बीच टाइलर आखिरकार लॉरी के पास आता है और थोड़ी बातचीत के बाद उसे किस के लिए झुकता है, लेकिन तभी उन्हें मैगन आती है जो खुलासा करती है कि उसने किसी को एक डरावने लाल कपड़ों में देखा था। उसका ये भी दावा है कि उसने चीखने की आवाज़ सुनी और अब सभी प्रॉम क्वीन उम्मीदवार और उनके डेट अचानक गायब हो गए हैं। उसे यकीन है कि वहाँ एक कातिल है जो प्रॉम क्वीन को निशाना बना रहा है। हालांकि लॉरी उस पर भरोसा नहीं करती है और कोल उस पर जलन का आरोप लगाता है। वो सोचती है कि मेगन पागल है और उसके लिए कुछ अच्छा होते हुए नहीं देख सकती है, जिसे निराश होकर मेगन वहां से चली जाती है। टाइलर ने लॉरी की परेशानी को देखा और सुझाव दिया कि उन्हें आराम करने के लिए कहीं निजी जगह पर जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर मेगन को विश्वास है कि वो चीज़ों की कल्पना नहीं कर रही है और सब कुछ एक साथ जोड़ने की कोशिश करती है। उसे टिमटिमाती रोशनी याद आती है और वो पावर सर्किट की जांच करने के लिए बेसमेंट की ओर जाने का फैसला करती है। लेकिन लॉरी इस बात से परेशान है कि अभी क्या हुआ है और उसका बाहर जाने का कोई मूड नहीं है। वो दूर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो जोर देकर कहती है कि वो रुके। और फिर अचानक लॉरी ये देखकर घबरा जाती है और तुरंत वहां से भाग जाती है। एक और सीन में मेगन आखिरकार बेसमेंट में पहुंचती है और चकित रह जाती है कि जनरेटर पर बॉडी मिला। वहां और कई लाशें पड़ी हैं। लॉरी तब बेसमेंट में मेगन के पास आती है और वे एक दूसरे को उत्सुकता से बताते हैं कि उन्होंने अभी क्या देखा है। लेकिन जब दोनों जाने की कोशिश करती हैं तो एक हत्यारा अचानक बाहर से दरवाजा बंद कर देता है, उन्हें बेसमेंट में फंसा देता है। बेसहारा महसूस करते हुए लड़कियां बेतहाशा तहखाने में घूमती हैं। बाहर निकलने का कोई भी संभव तरीका खोजती हैं कि किलर जल्द ही उन्हें देख लेता है। दोनों अपनी जान बचाने के लिए भागती हैं। भाग्य से उन्हें एक अंडरग्राउंड कमरा मिलता है और वे खुद को अंदर बंद कर लेते हैं। लड़कियां सांस लेती हैं और चारों ओर देखती हैं, जहां उन्हें पीड़ितों के चेहरे को मिटा हुआ स्कूल ईयरबुक मिलता है। डरी हुई लॉरी को एहसास होता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड सही थी और वो उससे माफी मांगती है। कुछ सेकंडों बाद हत्यारा एक कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़ना शुरू कर देता है। ठीक उसी समय जब लड़कियों को कमरे में एक खिड़की दिखाई देती है, वे एक कुर्सी से खिड़की तोड़ देते हैं, लेकिन मेगन कांच के टुकड़ों पर अपना हाथ बुरी तरह से काट लेती है। चोट के बावजूद वह दर्द से जूझती है और भागने में सफल होती है। जब लॉरी की बारी आती है तो हत्यारा लॉरी पकड़ लेता है, लेकिन वह बहादुरी से उसे कांच के एक टुकड़े को किलर की छाती में घोंप देती है, जिससे उसे बचाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। इसके बाद लड़कियां हॉल की ओर दौड़ती हैं, ठीक उसी समय जब प्रिंसिपल प्रॉम क्वीन की अनाउंस करता है, जो कोई और नहीं बल्कि लॉरी ग्रेंजर है। टिफनी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, जबकि भीड़ लॉरी के लिए खुशी से चिल्लाती है। तभी हत्यारा कार्यक्रम में आता है और लापरवाही से 2 छात्रों को मार डालता है जो उसके रास्ते में आते हैं। लॉरी मंच पर चढ़ती है और सभी को चेतावनी देने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसके शब्दों पर ध्यान नहीं देता। जब हत्यारे को देखा जाता है तो दहशत फैल जाती है और भीड़ भागने के लिए इधर उधर भागना शुरू करता है, जिससे भगदड़ फैल जाती है। प्रिंसिपल हत्यारे का सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन मुखाताधारी सनकी तेजी से उसका हाथ काट देता है, जिससे वो दर्द के मारे गिर जाता है। हत्यारा फिर हमला करने के लिए लॉरी की ओर बढ़ता है, लेकिन मेगन उसे रोकने के लिए उसकी पीठ पर कूद जाती है। फिर लॉरी अपना पाम क्राउन पकड़ती है और उसे उसकी आंख में घुसा देती है। इसके साथ कातिल आखिरकार अपना मास्क उतार देता है। सबको सदमा लगा। ये कोई और नहीं बल्कि उनके शिक्षक डैन निकलता है, जो टिफनी के पिता भी हैं। वो अभी भी दूसरों पर हमला करने की कोशिश करता है, इसलिए उनमें से कुछ उसे पकड़ लेते हैं। परेशान टिफनी अपने पिता के पास जाती है, जबकि नैन्सी भी पूरी घटना को देखकर डर जाती है। वो रोते हुए पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, और डैन खुलासा करता है कि वो जानता था कि टिफनी और नैन्सी किसी भी कीमत पर जीतना चाहते थे। नैन्सी अपने पति के कार्यों से घृणा करती हुई दिखती है और दूसरों से पुलिस को बुलाने का आग्रह करती है। कुछ समय बाद अधिकारी आते हैं हत्यारे को गिरफ्तार करने के लिए, और आखिरकार दुष्स्वप्न को समाप्त हो जाता है। लॉरी और मेगन सुलह करते हैं और प्रॉम क्वीन लॉरी अपने बुरे बर्ताव के लिए मेगन से माफी मांगती है। इस भावनात्मक क्षण के बाद मेगन को घायल हाथ पर टांके लगवाने के लिए अस्पताल ले जाया जाता है। इस बीच पुलिस नैन्सी को इन्फॉर्म करती है कि उन्हें बयान देने के लिए पुलिस स्टेशन आना होगा। परिणाम स्वरूप लॉरी और टिफनी पुलिस की गाड़ी में एक साथ घर लौटते हैं, क्योंकि वे पड़ोसी हैं।
रास्ते में टिफनी लॉरी से वर्षों तक उस पर दुर्व्यवहार करने के लिए माफी मांगती है और वो कहती है उसने जो कुछ भी किया वो अपने माता पिता को प्राउड करने के लिए किया, क्योंकि उसने कभी भी उनके लिए कुछ अच्छा नहीं किया था। जब वे घर पहुंचते हैं तो टिफनी लॉरी को उसके साथ रहने के लिए मनाती है, ये स्वीकार करते हुए कि वह डर गई है और उसे किसी सहारे की जरूरत है। दूसरी ओर नैन्सी पुलिस वालों को उसे घर जाने देने के लिए मनाने की कोशिश करती है, ये कहते हुए कि वह अपनी सदमे से ग्रस्त बेटी को सहारा देना चाहती है। अधिकारी सहमत हो जाता है और उसे जाने देता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलती साबित होती है। हम जल्द ही नैन्सी को एक खुश मिजाज मुस्कान और उसके हाथ में एक चाकू के साथ घर लौटते हुए देखते हैं, जिससे पता चलता है कि टिफनी की मां नैन्सी ही दूसरी हत्यारी है। ऊपर लड़कियों को शांति से सोते हुए देखा जाता है, लेकिन जल्द ही दोनों लड़कियां अजीब आवाजों से जाग जाती हैं। वे कमरे से बाहर निकलती हैं और नैन्सी को एक चाकू लेकर उनकी ओर आते हुए देखकर भौचकी रह जाती है। डर से वे तुरंत भाग जाती हैं और एक कोठरी में छिपने में सफल हो जाती हैं। वहां टिफनी घबराना शुरू कर देती है और लॉरी को बताना शुरू कर देती है कि कैसे दूसरे स्टूडेंट्स को मारा गया था। तभी एक चौंकाने वाला मोड़ आता है। टिफनी अपनी जेब से एक छोटा चाकू निकालती है और लॉरी पर वार करती है, ये खुलासा करते हुए कि वह भी इस प्लान का हिस्सा थी। लॉरी टिफनी के हमले से मुश्किल से बचती है और अलमारी से बाहर निकलती है। दुर्भाग्य से नैन्सी लॉरी को पकड़ लेती है और उसकी पीठ में छुरा घोंप देती है। तभी नैन्सी चौंकाने वाला खुलासा करती है कि वह लॉरी के पिता को डेट करती थी जब तक लॉरी की मां रोजमेरी उसकी जिंदगी में नहीं आई। और नैन्सी ने लॉरी के पिता की हत्या कर दी थी और उसका इल्जाम उसके मन के सिर पर लगा दिया गया था। ये कहने के बाद नैन्सी उस पर हमला करने के लिए चाकू उठाती है, लेकिन टिफनी लॉरी को मारने पर जोर देती है। लेकिन जैसे ही वो हमला करने वाली है, साइको लड़की गिर जाती है और एक तेज स्टैचू उसके शरीर से आर पार हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद बदला लेने के लिए नैन्सी लॉरी की पीछा करती है और उसे लिविंग रूम में घेर लेती है। वह अपनी चाकू से वार करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी लॉरी एक भारी ट्रॉफी पकड़ती है और उसे नैन्सी के सिर में मारती है, जिससे नैन्सी खून से लथपथ और गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर जाती है। जैसे ही नैन्सी मौत के कगार पर पड़ी है, वह कमजोर होकर मदद मांगती है, लेकिन लॉरी मुड़ जाती है और घर से बाहर निकल जाती है। जैसे ही फिल्म समाप्त होती है, हम एक मरती हुई नैन्सी को बेसुध पड़े हुए देखते हैं। उसका खून एक शैतानी प्रतीक का आकार बनाता है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उसका परिवार किसी ऐसी चीज में शामिल था जो किसी की कल्पना से कहीं ज्यादा परेशान करने वाली थी। और कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। मिलते हैं फिर वीडियो में। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।